नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम कुछ वीडियोज़ प्रधानाचार्य परीक्षा के रिगार्डिंग चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। इसके पीछे रीजंस है कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, जिससे आने वाली 8 फरवरी को आप में से जितने भी लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, जितने भी लोग एलिजिबल हैं, वो क्या कर सकें, अपना कंप्लीट फुल फ्लेज अटेम्प्ट दे सके और इस परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रधानाचार्य परीक्षा के लिए द एकलव्य आईएएस एकेडमी में टारगेटेड बैच शुरू हो चुके हैं 25 सितंबर से शुरू। ठीक है, ये बैचेस हुए हैं ऑनलाइन। आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुरू हुए हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, आप लाइव देख सकते हैं। लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप उसी टॉपिक को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं जितने बार आप करना चाहें। साथ ही साथ आपको हैंडआउट्स, जो आपको पढ़ाया गया क्लास में, उससे रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तैयारी के रिगार्डिंग, तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देहरादून में हैं तो देहरादून की हमारी करणपुर में ब्रांच है, तो करणपुर में आप एक बारी इंस्टीट्यूट विजिट करके इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उनकी डिटेल्स को जान सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कितना टाइम आपके पास है, किस नेचर, कितना नॉलेज, मतलब कितना नॉलेज सफिशिएंट होगा आपको इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। पिछली कुछ वीडियोस से हम PYQs देख रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर PYQs तो हमने उत्तराखंड में तो पहली बार हो रहा है एग्ज़ाम, तो कैसे PYQs हमने इस तरीके से बनाए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग राज्यों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न और फिर UKPSC की जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है कि किस तरीके के प्रश्न पूछता है, उसको मिक्स करके हमने क्या किया, कुछ प्रश्न बनाए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को आगे एग्ज़ाम में फर्दर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर दिया, हमने ज्योग्राफी कवर कर दिया, पॉलिटी कवर कर दिया, हिस्ट्री कवर कर दिया। अब हमारी ये जो टारगेटेड वीडियो है ये इकोनॉमिक्स के लिए है, अर्थशास्त्र के लिए है। ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था, इसके रिगार्डिंग है आपकी ये वीडियोस। ठीक है, आने वाले टाइम में आप लोगों को साइंस एंड टेक प्लस कंप्यूटर और उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी चैनल पर। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग एक बार चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास पहला, विच ऑफ द, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछता है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पूछता है, भले ही ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, थोड़ा आपका नॉलेज चैलेंज करेगा इकोनॉमी में। ठीक है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो पहले ही फंसा दिया, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI। सुलटा नहीं, उल्टा सवाल पूछा कि इनमें से कौन सा RBI का फंक्शन नहीं है। अब आपको सब पता होना चाहिए कि मुद्रा जारी करना, इशूइंग करेंसी, बिल्कुल सही है, नए नोट RBI ही छापता है, जारी RBI करता है। ठीक है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, अच्छा बैंक का काम क्या होता है, हमने डिपॉजिट किया बैंक में, उस पर इन्वेस्टमेंट, उस पर हमको इंटरेस्ट पे करना। ठीक है, अगर हम लोन के लिए जाते हैं तो लोन अप्लाई करना, लोन प्रोवाइड करना। तो क्या RBI गवर्नमेंट को लोन देता है? हाँ जी, बिल्कुल देता है। ठीक है, तीसरा है वित्तीय संस्थाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण, मतलब सुपरविजन एंड रेगुलेशन। तो बैंकों का रेगुलेशन RBI ही तो करता है, तो ये भी सही आंसर है। और आपके पास डी क्या है, राजकोषीय नीति तैयार, नहीं,
फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ये काम करता है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय क्या करेगा अगर सब काम आरबीआई करेगा तो, ठीक है ना। तो ये देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट वाला, आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, तब जाके आप इसको क्या कर सकते हो, सही आंसर को टिक कर सकते हो, अदरवाइज वो तुक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपके पास डी, राजकोषीय नीति तैयार करना, ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले आर्थिक विचारक मतलब इकोनॉमिक थिंकर, इनमें से कौन सा आर्थिक विचारक पूंजीवाद के आधारभूत सिद्धांतों में सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी मतलब मान के चलिए जिस सोसाइटी में प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा रोल है किसके तुलना में, गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र से। जैसे हम एग्जांपल देख लें यूएसए, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन सी सोसाइटी होती है? एक कैपिटलिस्ट होती है, एक सोशलिस्ट होती है, तीसरी कम्युनिस्ट होती है, ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, समुदायवादी, कम्युनिस्ट को, कैपिटलिस्ट को कहते हैं पूंजीवादी, और तीसरी सोशलिस्ट को कहते हैं समाजवादी, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की सोसाइटी हमने देखी। अच्छा, इनमें से कौन है? अच्छा, कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं सुने होंगे, कुछ नाम है जो आपने सुन रखे हैं। अच्छा, कार्ल मार्क्स एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सारी जगह हाथ डाला, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में इनकी फिलॉसफी है, हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है, ठीक है, इकोनॉमी में इन्होंने दिया, तो कार्ल मार्क्स। लेकिन जब भी हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो एडम स्मिथ को हम क्या मानते हैं, ज़्यादा निकट मानते हैं रादर देन कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है आपके पास नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग से ही प्रश्न बन सकते हैं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म तो यहाँ पर पूछी है। नीति आयोग नाम पढ़ने से पहले इसका नाम क्या था, मतलब कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया नीति आयोग में, ठीक है। और जो ये पहले वाली चीज़ थी इसका नाम क्या था? ये था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। अच्छा, ये कब से शुरू हुआ, नीति आयोग कब से शुरू हुआ? ये सब अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं जो नीति आयोग से बन सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग फुल फॉर्म बताइए। अगर आप लोगों को ये बात पता है, आंसर पता है, तो आप मेरा आंसर देने से पहले क्या कर दीजिए, कमेंट में कमेंट कर दीजिए। मैं उसको अगर सही आंसर हुआ तो उसको पिन करवा देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए क्या आंसर हो सकता है? क्या नेशनल इंस्टीट्यूशन, अब देखिए किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल ठीक इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंफॉर्मेशन गलत, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गलत, तो दो ऑप्शन सीधा सीधा चले गए, ठीक। अब आया नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग एंड इनोवेशन, क्या नहीं, ट्रेनिंग एंड इनोवेशन तो नहीं है। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, चेंजेस के लिए बनाया गया था, भारत में बदलाव के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? थोड़ा सा अगर आप समझ लगाएंगे तो आप 50-50 कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो। अच्छा, 50 में से तुक्के लगने के ज़्यादा चांस होता है 4 में के बजाय, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी 50% प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप आंसर सही कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्लियर है? आंसर ए। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड मिलता जुलता इंपॉर्टेंट प्रश्न कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं? तो मैं आपको पहले बता दूं, ये पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति। अब ये पदेन सभापति का क्या मतलब होता है? पदेन सभापति मतलब कि जैसे कि, चलो पहले आंसर बताते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं, वरना आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। तो आंसर, भारत के राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, न्यायाधीश नहीं, कौन? देखो, पदेन सभापति का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है, सपोज आपने मुझे कल के दिन क्या बना दिया, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया। अब भारत के प्रधानमंत्री पद पर आते ही मैं ऑटोमेटिकली क्या बन जाऊंगा? नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाऊंगा। इसका मतलब होता है पदेन सभापति, अलग से कोई इलेक्शन नहीं होगा नीति आयोग के चेयरमैन के लिए। अच्छा, दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति के केस में भी ऐसा होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है, वो क्या बन जाता है? राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन अध्यक्ष बन जाता है, चेयरपर्सन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये पदेन सभापति, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है। डायनेमिक चीजें पूछी जाती हैं कभी कभी सिंपल बनाकर, ठीक है ना। हम सिंपल सोचते सोचते गलत कर जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी, प्राइम मिनिस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास MPC, सबसे पहला क्वेश्चन। तो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, जिसमें क्या होते हैं, 3 लोग सरकार से जाते हैं, 3 लोग RBI से जाते हैं। अब ये जो RBI वाले 3 लोग हैं, उनमें से एक कौन होते हैं? RBI के गवर्नर। अच्छा, RBI के गवर्नर हैं, तो चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे? RBI गवर्नर। कितने सारे क्वेश्चंस बन गए किससे? MPC से, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से। अच्छा, क्यों भेजी जाती है? RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चुनी ताकि क्या हो सके, आपको एक काम दे दिया गया है कि आप क्या कर लो, आप ये इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति, इसको कंट्रोल करो। अब यही पूछा गया है कि कितने के कितने भीतर होनी चाहिए, कितनी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो सकता है? इन चारों में से आंसर क्या हो सकता है? देखो ध्यान से सुने कि हम, अगर हमारे यहाँ पर 4% क्या है, 4% मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो हम खुश हैं। अब 4% है तो आप आंसर डी करके मत आ जाना, ठीक है ना। ये आइडियल है, ठीक है। किस बैंड, किस सीमा के भीतर रखना चाहते हैं, ठीक है, किस सीमा के अंतर रखना चाहते हैं। तो अब ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। तो +-2, अगर 4% के अराउंड पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 4% प्लस माइनस। समझ रहे हो कि 4% में प्लस माइनस। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है कि हमने कहा 4% के आसपास हमें आइडियल क्या चाहिए? महंगाई चाहिए। कम हो जाए तो 2% भी चल जाएगी, और ज़्यादा हो जाए तो 6% भी चल जाएगी। तो अगर 4% के इधर उधर क्वेश्चन पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? +-2 ऑफ 4%। अगर ऐसा पूछे तो आंसर क्या नहीं होगा फिर? 4। लेकिन केवल क्या पूछा गया है? +-4, मतलब 4 से प्लस भी चल जाएगी और 4 से माइनस भी चल जाएगी। अब यहां पर ऑप्शन 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि +-2 नहीं चलेगा, +-2 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 2 से कम तो जा ही नहीं सकती। अगर 1 हो गई तो हमें चिंता हो जाएगी, ठीक है ना। तो 4 आइडियल है, 4% आइडियल है। अगर बढ़ के 6 हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घट के 2 हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 6 के बीच में क्या होनी चाहिए? फ्लक्चुएट होनी चाहिए। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा कि +-4 हमारी क्या चल जाएगी? चल जाएगी। लेकिन अगर प्लस यहाँ पीछे ऑफ 4%, ऑफ 4%, ऑफ 4%, ऑफ 4% आ गया अगर, तो मतलब तब सही क्या आ जाएगा आंसर? तब आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। 4% में +-2 चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इकोनॉमी में ही स्पेशली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इकोनॉमी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, आप एग्जाम को सीरियसली देना चाहते हैं, तो आप एकलव्य IAS अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, उन नंबर्स पे इंक्वायरी कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो सके। अगर आप देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा एक ब्रीफ आइडिया पता चल जाएगा किसके बारे में? एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। आपसे नेक्स्ट इसी तरीके की किसी क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।